Assalamu alaikum dear students. Nowadays we are talking about the inflammation. हम लोग इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे हैं. इससे पहले दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं. दिस इज़ द पार्ट थर्ड. पहले पार्ट में हम लोगों ने इन्फ्लेमेशन की डिफिनीशन और उसके असबाब यानी उसके काजेस, उसके कार्डिनल साइंस और उसके टाइप्स की बात की थी कि इल्तिहाब के क्या तारीफ़ है और उसके क्या असबाब हैं, उसकी खसूसियात और उसके अक़साम की बात की थी. मैंने आपको बताया था कि दो तरह के हैं इन्फ्लेमेशन, अक्यूट और क्रॉनिक. सेकेंड पार्ट में हम लोग ने अक्यूट इन्फ्लेमेशन शुरू किया था. उसमें बात हुई थी कि जब अक्यूट इन्फ्लेमेशन हम पढ़ते हैं तो उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं. वन इज़ द वैस्कुलर चेंजेस एंड अदर इज़ द सेलुलर चेंजेस. वैस्कुलर चेंजेस को हमने उरूक़ी तब्दीलियाँ कहा था और सेलुलर चेंजेस को हमने खलियाती तब्दीलियाँ कहा था. हम लोग पढ़ रहे थे वैस्कुलर चेंजेस. वैस्कुलर चेंजेस में बात ये की गई थी कि जब भी कहीं पर इन्फ्लेमेटरी चेंज आता है तो हमारा जो माइक्रोवैस्कुलेचर है वो इफेक्ट होता है और वहाँ पर दो तरह से इफेक्ट आता है. एक इफेक्ट होता है हीमोडायनेमिक चेंजेस और दूसरा होता है इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी. हीमोडायनेमिक चेंजेस यानी कि वहाँ पर जो ब्लड फ्लो जा रहा है उस फ्लो में फ़र्क आता है और कैलिबर ऑफ द हमारा जो माइक्रोवैस्कुलेचर है, आर्टीरियोल्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज, उसमें फ़र्क आता है. इतनी बात हम लोग कर चुके थे. आज हम लोग बात करेंगे इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी, यानी वो जो माइक्रोवैस्कुलेचर है वो ज़्यादा परमिएबल हो जा रही है. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी इज़ द हॉलमार्क ऑफ द अक्यूट इन्फ्लेमेशन. ये इसकी पहचान है. तो जब इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, तो वहाँ पर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पर प्रोटीन रिच फ्लूइड जमा हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्सूडेट. इन्फ्लेमेटरी एक्सूडेट, ठीक. तो ये इन्फ्लेमेटरी एक्सूडेट जमा होता है और शुरू में हमने बताया था आपको कि जो फ्लूइड आता है वो ट्रांसुडेट इन नेचर में होता है. तो ये जो वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्या मैकेनिज्म है इसका, कैसे हो रही है, इसकी बात हम लोग करेंगे. उससे पहले हम लोग समझने की ये डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसुडेट एंड एक्सूडेट. तो अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द एक्सूडेट एंड ट्रांसुडेट. ट्रांसुडेट और एक्सूडेट में क्या फ़र्क है, उसके लिए देखिए आप इस तरह से तीन कॉलम बना लीजिए. एक में आप लिखिए एक्सूडेट. एक्सूडेट को हम लोग कहते हैं इल्तिहाबी रश्शा. तो इल्तिहाब जहाँ हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहाँ पर जो चीज़ बाहर आ रही है दैट इज़ द इल्तिहाबी रश्शा. ट्रांसुडेट एक में लिखिए, ट्रांसुडेट को हम लोग कहते हैं तराविश. और एक कॉलम में लिखिए फीचर्स यानी उसकी खसूसियात. अब हम लोग अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले जो बात होगी कि ओरिजिन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है. तो जो इन्फ्लेमेटरी एक्सूडेट है इट इज़ ड्यू टू द अक्यूट इन्फ्लेमेशन लाइक पेरिटोनाइटिस, प्लूरिसी या और किसी तरह का अक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा, वहाँ पर ही आएगा. एंड इट इज़ ऑलवेज इन्फ्लेमेटरी इन नेचर. ट्रांसुडेट जो है इट इज़ ड्यू टू द सर्कुलेटरी स्टेसिस. कार्डियक या रीनल फेल्योर होगा और उसकी वजह से वेनस कंजेशन होगा और उसकी वजह से जो चीज़ बाहर आएगी दैट इज़ द ट्रांसुडेट. इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेटरी इन नेचर, इन्फ्लेमेटरी नहीं होती है. दूसरी चीज़ है मैकेनिज्म. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो एक्सूडेट आ रहा है इन्फ्लेमेशन पे, इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी. हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो हमारा जो माइक्रोवैस्कुलेचर है उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है और उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बाहर आ जा रही हैं ब्लड वेसल से. यहाँ पर जो है ट्रांसुडेट में देर इज़ इंक्रीज इंट्रावैस्कुलर प्रेशर. स्टेसिस की वजह से इंट्रावैस्कुलर प्रेशर बढ़ जा रहा है, लीकीनेस नहीं बढ़ रही है, परमिएबिलिटी नहीं बढ़ रही है. दोनों में यही फ़र्क है. ये इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से एक्सूडेट बाहर आता है और ट्रांसुडेट जो है वो इंक्रीज इंट्रावैस्कुलर प्रेशर की वजह से है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर ग्रॉस अपीयरेंस देखा जाए तो एक्सूडेट जो है हाई कलर्ड है. इसके अंदर फाइब्रिन फ्लैक मिल सकते हैं. इट मे बी टर्बिड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट्स. इट मे बी हेमरेजिक ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. क्योंकि जब देखिए माइक्रोवैस्कुलेचर लीकी हो गया तो वहाँ से प्रोटीन और WBCs, RBCs सब बाहर आ सकती हैं. ट्रांसुडेट जो है ये क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, पेल कलर हो सकता है क्योंकि प्लाज्मा सिर्फ बाहर आ रहा है. स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर देखी जाए तो एक्सूडेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा हाई है. इट इज़ 1.018 या इससे ज़्यादा होती है हमेशा. और ट्रांसुडेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, 1.006 से लेके 1.012 के बीच में. तीसरी चीज़ है कोआगुलेबिलिटी.
यानी अगर जो चीज़ बाहर आ रही है उसके वो कोआगुलेट करने की प्रॉपर्टी रखती है कि नहीं रखती है। तो एक्सुडेट इज स्पॉन्टेनियस कोआगुलेशन होता है इसमें, क्योंकि इसमें फाइब्रिन कंटेंट पाए जा रहे हैं जो कोआगुलेट कर जाते हैं। ट्रांसुडेट के अंदर जो है वो देयर इज नो स्पॉन्टेनियस कोआगुलेशन, वहाँ पर स्पॉन्टेनियस कोआगुलेशन नहीं होता है। फिर अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। इन द एक्सुडेट प्रोटीन इज़ वेरी हाई, 3 to 4 ग्राम पर DL। मैंने बताया था कि ये लीकी हो जाने की वजह से, परमिएबिलिटी बढ़ जाने की वजह से प्रोटीन रिच फ्लूइड बाहर आता है, और यहाँ पर प्रोटीन ट्रांसुडेट में बहुत कम है, इट इज़ 0.5 to 0.7 ग्राम पर DL। साइटोलॉजी की अगर बात की जाए तो इन दिस इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट देयर आर द RBCs एंड द पस सेल्स, लार्ज नंबर में पस सेल्स यानी WBCs वो प्रेजेंट होती हैं। जो हमारा ट्रांसुडेट है वहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स हो सकती हैं, वो भी स्कैंटी इन नंबर, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। टोटल ल्यूकोसाइट की काउंट की अगर बात की जाए तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज़ वेरी हाई ऑलवेज इनटू दिस इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट। अगर अक्यूट इन्फ्लेमेशन है, अक्यूट है तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल ज़्यादा होते हैं, और अगर क्रॉनिक है तो इसमें लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं। ट्रांसुडेट जब हो रहा है तो जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है ये बहुत 100 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम होता है आमतौर पर, और यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। बैक्टीरियोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरियल, आमतौर पर जब इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वहाँ पर बैक्टीरियोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट होते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट में, और ट्रांसुडेट में एब्सेंट होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द दिस एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट। देखिए बार बार हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब आएगा कहीं आप तमाम डिजीज़ आप कहीं पढ़ेंगे तो कहीं पर एक्सुडेट आएगा, कहीं पर ट्रांसुडेट आएगा। तो यहाँ पर इसलिए इसका डिस्कशन हो गया कि आपको इसके बारे में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर रहे कि जब हम एक्सुडेट की बात कर रहे हैं इसका मतलब वो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है, और जब हम ट्रांसुडेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर सर्कुलेटरी स्टेसिस है। आप चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी इनटू द अक्यूट इन्फ्लेमेशन। जहाँ पर भी अक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहाँ पर माइक्रोवेस्कुलेचर ज़्यादा परमिएबल हो जा रहा है। तो ये नॉर्मली क्या हो रहा है कि हमारा जो परमिएबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो इंटैक्ट एंडोथीलियम, नॉर्मली एंडोथीलियम इंटैक्ट है और परमिएबिलिटी नॉर्मल है, वहाँ ज़्यादा नहीं। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वहाँ पर परमिएबिलिटी बढ़ जा रही है। तो हम लोग समझेंगे कि जो ये वैस्कुलर लीकीनेस हो रहा है यानी परमिएबिलिटी बढ़ रही है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे होती है। तो देयर आर द डिफरेंट मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म सिंगली काम कर सकती हैं या इन कम्बिनेशन में काम कर सकती हैं। तो सबसे पहला मैकेनिज्म जो है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोथेलियल गैप्स। तो माइक्रोवेस्कुलेचर में जो एंडोथेलियल सेल हैं इनके बीच में ये इंटैक्ट हैं, तो इनके बीच में जो है वो गैप फॉर्मेशन हो जा रहा है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म, और ये इफेक्ट करती है वेन्यूल्स को। आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज आर लेफ्ट, वेन्यूल्स को इफेक्ट करती है। ये गैप फॉर्मेशन हो रहा है। गैप फॉर्मेशन कैसे हो जा रहा है कि ये जो सेल्स हैं एंडोथेलियल सेल ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती हैं अपनी जगह पे। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं तो इनके बीच में ये गैप फॉर्मेशन हो जा रहा है, गैप बन जा रहा है। ठीक है, गैप फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है गैप फॉर्मेशन? यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं केमिकल मीडिएटर्स। जब इन्फ्लेमेशन यानी किसी तरह की कहीं टिश्यू इंजरी होती है तो उस टिश्यू इंजरी के नतीजे में कई तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं, और वो केमिकल्स वहाँ पर एज ए केमिकल मीडिएटर्स काम करते हैं। तो यहाँ हिस्टामीन है, ब्रेडिकाइनिन है, ल्यूकोट्रीन है, और भी मीडिएटर्स हो सकते हैं। तो वो आके इफेक्ट करते हैं एंडोथीलियल पर, और एंडोथीलियल में गैप बन जा रहा है। उसकी वजह से एंडोथीलियम ज़्यादा लीकी हो जा रही है। ये फ़ौरन शुरू होता है जैसी इंजरी होती है, और शार्टर ड्यूरेशन का होता है 15 से 30 मिनट, और रिवर्सिबल होता है, फिर ये रिवर्सिबल हो सकता है। इसीलिए इसको इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पांस कहते हैं, क्योंकि जल्दी शुरू होता है। तो इस तरह से लीकी हो जाता है। अगर मान लीजिए इसको इसका कट सेक्शन करके देखा जाए तो ये कैसे दिखेगा। दिस इज मान लिया नॉर्मल, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये 2 एंडोथेलियल सेल्स नॉर्मल हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, और यहाँ ब्लड जो है बीच में ट्रैवल कर रहा है। तो इनका जो है वो परमिएबिलिटी इनकी नॉर्मल है। जब ये यहाँ पर इसमें गैप फॉर्मेशन हुआ, यानी कि जब इंजरी हुई, इन्फ्लेमेशन हुआ, अक्यूट इन्फ्लेमेशन,
तो इनके में जो गैप फॉर्मेशन हो जा रहा है इन बिटवीन दीज टू सेल्स, एंडोथेलियल सेल, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैप, और इस गैप फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर जो है ज़्यादा चीज़ें बाहर आ रही हैं, लीकीनेस हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात कि ये गैप बन रहा है, क्यों बन रहा है कि सेल कॉन्ट्रैक्ट कर जा रही हैं। क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर जा रही हैं? क्योंकि केमिकल मीडिएटर्स आ रहे हैं। ये इमीडिएट ही हो रहा है, शॉर्टर ड्यूरेशन का है, रिवर्सिबल है, इसीलिए इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पांस कहते हैं। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि ये मोस्ट कॉमन है, वेन्यूल्स को इफेक्ट कर रहा है, बहुत रैपिड है, और जो है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है। और यहाँ पर केमिकल मीडिएटर्स जो आ रहे हैं वो हिस्टामीन है, ब्रेडिकाइनिन है, ल्यूकोट्रीन है मेनली। तो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म जहाँ पर एंडोथेलियल गैप फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है एंडोथेलियम का। दूसरी मैकेनिज्म है डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी। इसमें क्या हो रहा है, नेक्रोटाइजिंग जो है वो इंजरी आ रही है और वो डायरेक्ट एंडोथेलियम पे अफेक्ट कर रही है, वहाँ पर नेक्रोसिस और डिटैचमेंट पैदा कर रही है। इससे पहले क्या हो रहा था कि वहाँ पर गैप बन रहा था, यहाँ पर गैप नहीं बन रहा है। ये जो इंजरी आ रही है वो डायरेक्ट जो है वो एंडोथेलियम को डिस्टर्ब कर रही है, डायरेक्ट यहाँ पर इंजरी एंडोथेलियम में पैदा हो रही है, एंडोथेलियम इंजर्ड हो जा रहा है, वहाँ पर नेक्रोटाइजिंग इंजरीज आ रही हैं। कहाँ से आ सकती हैं? सीवियर बर्न हो सकता है, केमिकल्स आ सकते हैं, बैक्टीरियल एंजाइम आ सकते हैं। तो ये डायरेक्ट जो आकर एंडोथेलियम को डायरेक्टली इंजर्ड कर रही है, वहाँ नेक्रोसिस हो रही है और एंडोथेलियम डिटैच हो जा रही है। जो तीनों लेवल हैं माइक्रो सर्कुलेशन की, आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज, तीनों इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और ये भी जल्दी शुरू हो जाती है, जैसे इंजरी होती है फ़ौरन शुरू हो जाती है, लेकिन ये फर्दर लॉन्गर पीरियड, आवर्स या डेज तक के लिए ये जो है थोड़ा रहती है। इसीलिए इसको कहते हैं इमीडिएट सस्टेन्ड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर जब इंजरी हो गई, हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे कि जब इंजरी होती है ब्लड वेसल्स में, तो यहाँ पर थ्राम्बोसिस, प्लेटलेट आते हैं, फ़ौरन थ्राम्बोसिस थ्राम्बस फॉर्मेशन शुरू होता है। तो ये जो इंजरी हुई है ये जब तक के हील नहीं हो जाएगी या यहाँ पर यानी रिपेयर नहीं हो जाएगी या थ्राम्बोसिस नहीं हो जाएगी, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसे कहते हैं इमीडिएट सस्टेन्ड रिस्पांस। समझ में आ रही बात? इसमें अगर हम लोग देखें कि अगर इसका यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इंजरी हो रही, अगर कट सेक्शन देखें कि ये जो है एंडोथेलियल सेल थे नॉर्मल, और ये एंडोथेलियल सेल के बीच में कोई गैप नहीं है, नॉर्मल गैप था, और यहाँ पर ये ब्लड अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक, और ये अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो एंडोथेलियल सेल हैं ये यहाँ से टूट जा रही हैं। एंडोथेलियल सेल डायरेक्ट ये हैं नेक्रोसिस हो जा रहे हैं, डिटैच हो जा रही हैं, और उसकी वजह से जो है वो फिर ये लीकीनेस हो जा रहा है। लीकीनेस इज इंक्रीज ड्यू टू द डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी, कट सेक्शन अगर देखा जाए। इसमें याद रखने वाली ख़ास बात क्या है कि ये जो है तीनों माइक्रोवैस्कुलेचर को इन्वॉल्व कर रही है। इसमें आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेक्रोटाइजिंग इंजरीज़ की वजह से आ रही है, वो इंजरी बर्न की वजह से हो सकती है, केमिकल्स की वजह से हो सकती है, और लैक्टिक बैक्टीरियल एंजाइम्स की वजह से हो सकती है। फास्ट है, जल्दी आती है, और डिलेड देर तक रहती है, आवर्स या डेज तक रह सकती है, इसीलिए इसको इमीडिएट सस्टेन्ड रिस्पॉन्स कहते हैं। तो देखिए द सेकेंड मैकेनिज्म। नेक्स्ट मैकेनिज्म इज द ल्यूकोसाइड मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी। देखिए क्या हो रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब यहाँ पर ब्लड वेसल्स में जो माइक्रो सर्कुलेशन है, जब इसमें से फ्लूइड लीक हो जा रहा है तो लेमिनर फ्लो डिस्टर्ब हो जा रहा था, और ल्यूकोसाइड जो है वो एंडोथेलियम पे स्टिक कर जा रहे थे या इसके करीब आ जा रहे थे, मार्जिनेशन हो जा रहा था, यहाँ ल्यूकोसाइड आ जा रहे थे स्पेशली। तो जब यहाँ पर ल्यूकोसाइड आ जाते हैं, चिपकते हैं, तो ये एक्टिवेशन हो जाता है, उनका एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये कई तरह के प्रोटीओलिटिक एंजाइम और टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है वो रिलीज़ करते हैं, और उसकी वजह से ये एंडोथेलियम डैमेज होती है और ये ज़्यादा लीकी हो जाती है। एंडोथेलियम पे आके ये अटैच हुए WBCs,
क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर आके अटैच हो जाते हैं, और जब यहाँ अटैच हुए तो ये एक्टिवेट हो गए। जब एक्टिवेट हुए तो इन्होंने प्रोटियोलिटिक एंजाइम और टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज़ किया, और उसकी वजह से एंडोथेलियम जो है वह डैमेज हो जाती है और लीकीनेस यहाँ की बढ़ जाती है। ये देर में शुरू होता है, इसीलिए इसको लेट रिस्पॉन्स कहते हैं, और ये आवर्स तक रहता है, लंबे टाइम तक रहता है। मेनली वेन्यूल्स को ये इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है मेनली वेन्यूल्स को, और लेट रिस्पॉन्स है। अब यहाँ का अगर कट सेक्शन करके देखा जाए तो दिस इज द एंडोथेलियल सेल, ये एंडोथेलियम मान लीजिए है, और यहाँ पर ये WBCs जो हैं वो आके अटैच हो गए, WBCs इसके वहाँ पे, तो उन्होंने जो है WBCs ने इन एंडोथेलियल सेल्स में डायरेक्ट इंजरी पैदा कर दी, और डायरेक्ट इंजरी पैदा होने की वजह से ये लीकीनेस, क्यों डायरेक्ट इंजरी पैदा कर दी कि ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम और टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से एंडोथेलियम इंजर्ड हो रही है। तो ये देर में शुरू होता है, इसीलिए लेट रिस्पॉन्स कहलाता है, लास्ट देर तक जो है लास्ट लॉन्गर पीरियड तक के लिए रहता है। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि ये स्पेशली वेन्यूल को इफेक्ट कर रहा है, देर में शुरू होता है, लॉन्गर टाइम तक रहता है, इसलिए लेट रिस्पॉन्स कहते हैं। जो WBCs हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, वो डायरेक्टली एंडोथेलियम को इंजर्ड कर रहे हैं। तो ये मेन 3 तरह की मैकेनिज्म थी। पहली एंडोथेलियल गैप बन जा रहा था, वो जो वहाँ पर केमिकल मीडिएटर्स आ रहे थे उसकी वजह से। दूसरा जो था वो जो टॉक्सिन्स आ रहे थे, टॉक्सिक मटेरियल या जो इंजूरियस एजेंट आ रहे थे, वो डायरेक्ट एंडोथेलियम को इंजर्ड कर रहे थे। और तीसरी मैकेनिज्म जो है वो WBC एंडोथेलियम को इंजर्ड कर रही है। 3 मेन मैकेनिज्म थे, 2 शार्टर मैकेनिज्म और है, उसकी बात अब हम लोग करेंगे। तो अगला मैकेनिज्म जो है वो इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी का, दैट इज द इंक्रीज ट्रांसाइटोसिस। ट्रांसाइटोसिस बढ़ जाती है एट द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन। ट्रांसाइटोसिस क्या है? नॉर्मल प्रोसेस है, जो 2 सेल्स हैं, इन ट्रांससेलुलर एक्सचेंज जो होता है इन बिटवीन द सेल्स, दैट प्रोसेस इज द नोन एज द ट्रांसाइटोसिस। तो ये अगर मान लीजिए ब्लड वेसल है, जो एंडोथेलियल सेल हैं, इनके जंक्शन के आसपास यहाँ पर ये ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेली, दैट इज नोन एज द ट्रांससेलुलर वेसिकुलोवैक्युलर ऑर्गेनेली। तो ये नॉर्मल होते हैं और इनके ज़रिए एक सेल से दूसरे सेल्स में एक्सचेंज होता है, दैट इज नोन एज द ट्रांसाइटोसिस। तो एट द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन दिस ट्रांसाइटोसिस इज इंक्रीज्ड, बढ़ जाती है। तो अगर इसका कट सेक्शन करके देखा जाए तो क्यों बढ़ती है ये, कि जो नॉर्मल ऑर्गेनेली होते हैं इनकी साइज़ बढ़ जाती है और इनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, और ये बढ़ते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये फैक्टर आता है एट द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन, और इस फैक्टर के इन्फ्लुएंस में नंबर एंड द साइज ऑफ दीज ऑर्गेनेली आर इंक्रीज्ड, और उसकी वजह से ये ज़्यादा लीकीनेस हो जाता है और ब्लड यहाँ से बाहर आ जाता है। तो एक मैकेनिज्म ये है वैस्कुलर लीकीनेस का एट द साइट ऑफ द acute inflammation. One more mechanism is this leakage from the new blood vessels. At the site of the inflammation, the process of the repair is also start. तो जहाँ पर भी रिपेयर का प्रोसेस होता है वहाँ पर न्यू ब्लड वेसल्स बनती हैं। तो यहाँ पर भी एंडोथेलियम प्रोलिफरेट करती है और न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स। तो जब न्यू ब्लड वेसल्स बनती हैं तो वो आम तौर पर देखिए सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, उनका जो इंटरसेलुलर जंक्शन है वो पूरा मैच्योर नहीं होता है, तो वो आम तौर पर लीकी होती हैं। और यहाँ एट द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन जो वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर आया था, ये फैक्टर यहाँ पर ये भी काम, ये इसके इन्फ्लुएंस भी होता है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर असर करती हैं और ये ज़्यादा लीकी हो जाती है। तो ये आम तौर पर न्यू ब्लड वेसल्स लीकी होती हैं, और साइड ऑफ द इन्फ्लेमेशन जो है वो, जब ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा है तो कुछ ग्रोथ फैक्टर ये आ रहा है और चीज़ें आ रही है, उसके इन्फ्लुएंस में और ज़्यादा लीकी हो जाती हैं। तो एक लीकीनेस का ये भी एक मैकेनिज्म है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी कैसे हो रही है। 3 मेन मैकेनिज्म हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसमें इंडोथेलियल सेल्स में गैप हो जा रहा है, क्यों कि वो कांटेक्ट कर जा रही है, मेनली वेन्यूल्स में हो रहा था। दूसरा हम लोग ने पढ़ा था कि वो जो है डायरेक्ट इंजरी हो रही, जो इंजूरियस एजेंट आ रहा है वो इंडोथेलियल सेल को डायरेक्ट इंजर कर दे रहा है और उसकी वजह से वहाँ लीकीनेस हो रहा है।
और इसमें हमारे तीनों माइक्रोवैस्कुलेचर जो है वो इन्वॉल्व हो रहे थे, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज एंड द वेन्यूज। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजरी हो रही है एंडोथेलियम पे, उसकी वजह से एंडोथेलियम लीकी हो रही थी और वहाँ पे भी मेनली वेन्यूल्स जो थे वो इन्वॉल्व हो रहे थे। तो ये 5 मैकेनिज्म है जिसमें से 3 मेन है। तो ये इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी हो गई, तो इसको पढ़िएगा। हम लोग ने देखिए हम लोग अक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे हैं, उसमें जो 2 पार्ट थे हम लोगों ने उसको 2 पार्ट में पढ़ने की कोशिश की थी। तो पहला जो पार्ट था वैस्कुलर चेंजेस, उस वैस्कुलर चेंजेस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसका जो पहला पार्ट था हीमोडायनेमिक चेंजेस वो पढ़ा, और दूसरा पार्ट था इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी, ये हम लोगों ने पढ़ा। और इंशाल्लाह जब अगले वीडियो में हम लोग जो अक्यूट इन्फ्लेमेशन का दूसरा पार्ट है, जो जिसको हम लोग कहते हैं सेलुलर चेंजेस या खलियाती तब्दीलियाँ, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़िए। कोई चीज़ अगर ना समझ में आ रही हो, कन्फ्यूजिंग हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेलुलर चेंजेस।